फूफो के पागल बेटे ने मेरी इज्जत लूट ली। मुझ पर किसी ने कोई यकीन नहीं करना था क्योंकि मेरी फूफो का बेटा पागल था, इसलिए मैंने ये राज छुपा कर रखा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत बिगड़ी तो मालूम हुआ मैं हामला हूँ। माँ बाप नहीं थे इसलिए घर से छुप कर भाग गई और छुप कर भीख मांग कर खाना खा लेती। जब 9 माह बाद मैंने इस बच्चे को जन्म दिया तो खुदा की कसम मेरी रूह लरस की बच्चे को देखकर, क्योंकि मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे अबू बैरून मुल्क रहते हैं। मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है। कुछ अरसा पहले दादा अबू की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं पाकिस्तान आ गई क्योंकि मेरे वालिद सफर नहीं कर सकते थे, बीमार रहते थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। भाई का अपना कारोबार है वहाँ पर और अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए इनका आना मुश्किल था। मुझे लेने फूफो एयरपोर्ट आई। मैं इन्हें देखकर इतनी ही खुश थी जितना वो मुझे पाकिस्तान देखकर खुश हुई थी। रास्ते में मुझे वो सब के बारे में बताती रही कि घर में कौन कौन है, तकरीबन सबका ही तारुफ करवाया। मुझे पता चला इस हवेली में फूफो की फैमिली के अलावा मेरे दूसरे चाचू और इनकी फैमिली भी रहती हैं और मेरी यही फूफो जो की शादी के बाद इसी घर में रहती थी। फूफो के 2 बेटे और 2 बेटी है। चाचू की सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम अलीना है, जो अकलौते होने की वजह से सारे खानदान की लाडली है। हम घर पहुंच चुके थे, सब बहुत खुश थे। मुझे भी अपने वालिद के खानदान से मिलकर एहसास हुआ। सबसे मिलने के बाद मैं दादा अबू के कमरे में इनसे मिलने गई। वो बहुत कमजोर लग रहे थे, मुझे गले लगाते ही रोने लगे। अपने बेटे की याद में वो भी इतने ही उदास और बेचैन थे जितना मैंने अपने पापा को उनके लिए बेचैन देखा था। बाहर की जिंदगी और वहाँ जिंदा रहने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, इसने रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर दिया। हम भी कई दिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। दादा अबू को तसल्ली दी, सब जल्द ही इनसे मिलने जरूर आएंगे। इन्हें क्या बताती, जिस पोते को देखने के लिए इनकी आंखें तरस रही हैं वो वहाँ की जिंदगी में इतना गुम हो चुका है, इसे तो शायद याद भी नहीं कि पाकिस्तान में कोई इनका अपना भी है। अंग्रेज लड़की से शादी कर ली और वहाँ का ही हो गया, जो यकीने इसे कभी पाकिस्तान नहीं आने देगी। दादा अबू से बातों में वक्त का पता न चला। मेरी फूफो मुझे खाने पर बुलाने आई। खाने की मेज पर सबसे मुलाकात हुई। फूफो के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अहमद और दोनों बेटियां भी मौजूद थी। इनका रवैया काफी लिया दिया था, मैंने भी खामोश रहना बेहतर समझा। कुछ दिन में मुझे पता चल चुका था कि लोगों का मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। मैं जब भी इन लोगों के साथ बैठती वो लोग गैर महसूस तरीके से उठ जाते। मैं हैरान थी कि इनके इस रवैये से। मैं सबके लिए जो तोहफे लाई थी इन सब को दिए। अब्दुल्ला को गिफ्ट देने मैं इसके कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो कमरा बहुत खूबसूरत और नफासत का मुंह बोलता सबूत था। मैं दाद दिए बगैर रह न सकी। ये शख्स वाकई बहुत बाशौक इंसान लग रहा था। मैं गिफ्ट वहीं साइड टेबल पर रख कर कमरे से निकल रही थी कि मेरी नजर इसकी तस्वीर पर पड़ी। ये दीवार पर लगी तस्वीर और तस्वीर वाले इंसान की नीली आंखें दोनों ही कमाल थी। मैं कुछ देर तस्वीर देखती रही लेकिन मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पे हैरत और गुस्से की कैफियत में अब्दुल्ला खड़ा था। मैंने बताया कि मैं इसके लिए तोहफा लाई हूँ, जो देने इसके कमरे में आ गई। मैं माजरत करना चाहती थी लेकिन वो पहले ही बोलने आया और बोलता चला गया। मुझे बेवकूफ और जाहिल कह दिया, जिसे पता नहीं कि दूसरों के कमरे में जाने के आदाब क्या होते हैं। मैंने कहा कि वो कमरे में मौजूद नहीं था, इजाजत कैसे लेती, लेकिन मुझे लगा कि वो इस बात पर नहीं सुना रहा, सिर्फ बहाना था। नफरत की कोई वजह और है। मैं वहां से रोती हुई अपने कमरे में आ गई। बहुत दिनों तक मुझे अपनी बेइज्जती नहीं भूली, लेकिन क्योंकि मैं मेहमान थी और फिर पापा का खानदान होने की वजह से मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी। लेकिन अब्दुल्ला का रवैया दिन ब दिन अजीब ही था। मुझे देखता तो मुंह में कुछ बड़बड़ा कर निकल जाता। अगर मैं टीवी देखने बैठती तो रिमोट छीनने के अंदाज में लेकर चैनल सर्च करने लगता और वो चैनल लगाता कि कुछ देर में मुझे ही वहां से जाना पड़ता। अगर खाने पर लेट पहुंचती तो कह देता, तुम तो कह रही थी भूख नहीं, अब क्यों आई हो, और मैं देखती रह जाती कि इसे मैंने कब कहा। उस दिन भी मेरी कजन और मैं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैं तैयार होकर आई तो अब्दुल्ला मेरे कजन से कह रहा था गाड़ी नहीं दे सकता, इसे कहीं जरूरी काम से जाना है, और वो बेजिद थी कि 1 घंटे में हम आ जाएंगे। लेकिन इसने एक नहीं सुनी और निकल गया। रात को मुझे प्यास बहुत लगती है। इस रात मैं पानी रखना भूल गई। पानी लेने किचन में आई तो अब्दुल्ला को देखा जो कुछ ढूंढ रहा था। किचन में मुझे देखते ही जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। मैं हैरान खड़ी इसे देख रही थी। कुछ टूटने की आवाज पर मेरी कजन भी वहीं पर आ गई और पूछने लगी क्या हुआ। मैं बोलती इससे पहले ही अब्दुल्ला बोला कि इस मोहतरमा से पूछो जिसने ये सब हराम का माल समझ रखा है। जब दिल चाहे आती है और किचन के कीमती बर्तनों का हशर करती है। अगर माँ ने चाय तक बनानी नहीं सिखाई तो आराम
کرے نہ ہمارے کچن کا ستیہ ناش نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا اور الینا مجھے وہاں سے لے کر لانچ میں آ گئی اور کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے بتایا کرو، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں خاموش کیوں ہو جاتی ہوں، اس شخص کو سب کے سامنے جھوٹا کیوں نہیں کہتی۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، نیند کوسوں دور تھی، دور کہیں فجر کے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں صبح کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئی اور رات کی سیاہی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن رات کی عبداللہ کی تلخ کلامی ابھی بھی ذہن میں تازہ تھی۔ میری ماں کی تربیت پر وہ کئی بار انگلی اٹھا چکا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب تک بات میری تھی میں خاموش رہی کہ چلو کچھ دن کی بات ہے، میں کون سا یہاں مستقل ہوں، لیکن اس شخص کا رویہ دن با دن ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ کچھ دن بعد میری کزن کی سالگرہ تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنی خدمات پیش کی، اس کے لیے خود کیک بیک کیا، صحن کو منتخب کیا گیا۔ تقریب کے لیے میں نے سارے ارینجمنٹس خود کیے۔ پھر الینا نے کہا کہ اب مجھے بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ صبح سے کام اور صرف کام میں واقعی تھک چکی تھی، لیکن اس وقت سونا مناسب نہیں تھا۔ میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کچھ دیر میں تیار ہو کر باہر آئی تو مہمان آنے لگے تھے۔ عبداللہ بھی تیار ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں سے آتے اس انسان کا پتہ نہیں کیا بگاڑا تھا میں نے، جو مجھے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے وہاں سے کھسک جانا مناسب سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کی تقریب میری وجہ سے خراب ہو۔ کچھ دیر میں کیک کاٹنا تھا اور میری کزن مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایک طرف بیٹھی گانے سن رہی تھی۔ اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئی کہ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے مجھے کھلایا، اور میری آنکھیں شرمندگی اور ندامت کے مارے اٹھ نہیں رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کیک میں چینی ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اتنا نمک کہاں سے آ گیا۔ میری کزن کیا سوچ رہی ہوگی کہ شاید میں نے جان بوجھ کر سب کیا۔ اچانک میری نظر عبداللہ پر پڑی جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے 1 منٹ لگا سب سمجھنے میں، لیکن کب، کیسے، کس وقت یہ ہوا یہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سب مہمان باتیں کر رہے تھے اور مجھے وہاں کھڑا ہونا مشکل لگا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن یہ سوچ لیا کہ آج میں اس شخص سے پوچھ کر رہوں گی آخر اسے مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ کافی دیر بعد میری کزن آئی اور اس نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، عبداللہ نے بتا دیا ہے کہ تم سے غلطی سے نمک ڈل گیا تھا کیک میں، اسی لیے وہ دوسرا کیک آرڈر کر چکا تھا۔ وہی اب سب مہمانوں کو کھلایا، اور میں ایک بار پھر سے اس شخص کے جھوٹ پر حیران تھی۔ بے اختیار ہی میرے منہ سے جھوٹا نکلا۔ میں اسی وقت اس کے کمرے میں گئی اور سوالوں کے بوچھار کر دیے۔ اس سے پوچھا کہ آخر اس کا میں نے کیا بگاڑا ہے جو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے سے چلی جاؤں۔ وہ میرے سامنے جواب دہ ہرگز نہیں ہے۔ میں نے غصے میں سائڈ پر رکھا گلدان اٹھایا اور واپس آتے ہوئے اس کے دیوار پر لگی تصویر پر دے مارا۔ کانچ فرش پر بکھر گیا اور وہ دھاڑتے ہوئے میری طرف بڑھا، لیکن میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے غصے میں اور نفرت میں کی جانے والی باتیں دور تک مجھے سنائی دیتی رہیں، لیکن میں یہ سب کچھ دادا ابو کو بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے دادا ابو کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بھی عجیب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاپا کو عبداللہ احسان فراموش سمجھتا ہے، کیونکہ پاپا کی ترقی اور باہر بھیجنے کا سارا انتظام عبداللہ کی مما نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے حصے کا پیسہ بھی میرے پاپا کو دے دیا۔ گھر بنانے کے لیے کچھ جمع پونجی تھی، وہ بھی اسی لیے آج تک وہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کسی کے ساتھ شراکت پہ کام کر کے سب سنبھال رہی ہیں۔ گھر نہ ہونے کی وجہ سے بھائی کے گھر پر رہ رہی ہیں، اور عبداللہ کی جاب نہیں ہے۔ وہ MBA کر چکا ہے، لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی۔ کچھ ماہ پہلے جب پھپھو نے پاپا سے کہا کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، عبداللہ کو اپنے پاس بلوا لیں اور اس کی مدد کریں سیٹ ہونے میں، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ وہاں کے حالات بھی اچھے نہیں، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ تب سے عبداللہ کو نفرت ہو گئی میرے پاپا سے اور ساری فیملی سے۔ مجھے بھی شدید دکھ تھا کہ پاپا اتنے احسان فراموش کیسے ہو گئے، انہوں نے واقعی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں جس عبداللہ سے نفرت کرنے لگی تھی اب ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر آج مجھے اس کے رویے پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کہیں جاب انٹرویو کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے بھی اسے بیسٹ آف لک کہا تو تنسیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کہا احسان فراموش لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہوں، لیکن میں سارا دن دعائیں کرتی رہی اللہ کرے اسے جاب مل جائے۔ اب مجھے بے چینی سے اس کا انتظار تھا، اور شکر اللہ کا اس نے سن لی، اور میں اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر سمجھ گئی کہ اسے کامیابی مل گئی ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ میں دادا ابو کے کمرے میں آ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ بھی ان سے ملنے اور انہیں بتانے وہیں آ گیا۔
लिया। वो बहुत खुश था और इसे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी। आज शायद खुशी में वो अपने माथे पर मुझे देखकर बल डालना भूल गया, लेकिन मैं वाकई इसकी कामयाबी पर खुश थी। चलो एक मसला तो हल हुआ, घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन शायद सबकी आजमाइश अभी बाकी थी। अचानक दादा अबू की तबीयत बिगड़ गई, चाचू इन्हें अस्पताल ले गए। हम सब बहुत परेशान थे, सभी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे इन्हें कुछ ना हो। शाम को फूफो की कॉल आई कि दादा अबू मुझसे मिलना चाहते हैं। सब लोग वहीं थे। दादा अबू को देखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहूँ ऐसा कि वो जल्दी से मुस्कुरा दे या हंसते हुए और कभी हैरानी से अब्दुल्ला की शिकायतें लगाऊं, लेकिन वो तो बेहोश पड़े थे। मैं इन्हें देखकर कमरे से निकल आई, बाहर बेंच पर बैठ गई, पापा को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वो लोग भी जल्दी आने का कह रहे थे, लेकिन यकीनन सारे मामलात में वक्त लगता। उसी वक्त डॉक्टर्स ने बताया कि दादा अबू को होश आ गया। हम खुशी में रोने लगे थे। हम लोग कमरे में गए, दादा अबू ने मुझे पास बुलाया, कहने लगे सारी बदगुमानियां दूर कर दो, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं और मैं चाहता हूँ जाते जाते तुम्हें अपनों से जोड़ दूं। फूफो समेत मैं भी हैरत से इन्हें देख रही थी। फूफो ने दादा अबू का हाथ अपने हाथ में लिया और यकीन दिलाया वही होगा जो वो चाहेंगे। और कुछ देर में मैं मरियम रहमान से मरियम अब्दुल्ला बन चुकी थी। मेरे साथ साथ अब्दुल्ला भी इन सब में बहुत हैरान और गुस्से में था, लेकिन वो भी मेरी तरह दादा अबू की तबीयत की वजह से खामोश था। हम लोग अभी वहीं थे कि अचानक दादा अबू की तबीयत फिर से बिगड़ी और वह पहला वक्त था जब मुझे लगा जिंदगी में अपनों को खो देना कैसा है। दादा अबू हम सबको हमेशा के लिए छोड़ गए थे। पापा इनके जनाजे में भी नहीं पहुंच सके थे, लेकिन कैसे पता था कि गमों का एक पहाड़ है जो हम पर टूटने वाला है। जिस जहाज में पापा आ रहे थे वो क्रैश हो गया था। एक क़यामत थी जो मुझ पर और इस घर के लोगों पर टूट पड़ी थी। बहुत से दिन ऐसे ही दर्द और अफसोस में गुजरे। आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थी। इन्हीं दिनों पता नहीं क्या हुआ था, अब्दुल्ला की ज़हनी हालत बिगड़ने लगी। वो बेहोश हो जाता, कभी हंसने लगता और कभी बच्चों की तरह रोता। सब कहते इसने सदमा लिया है, कोई इसे पागल कहता। मैं रात को छुपके से इसके कमरे में चली जाती, देर तक इससे बातें करती। अजीब बात तो ये थी कि वो मुझसे सारी नाराजगी भुलाकर बच्चों की तरह हर बात शेयर करता। कभी कहता कि मुझे डर लगता है, मेरे कमरे में कोई और भी है, मुझे साए नजर आते हैं। मैं इसका वहम समझती थी। हमारे रिश्ते का घर में फूफो के अलावा किसी को पता नहीं था और इतने बड़े सदमात के बाद फूफो ने भी इस बात को सबसे छिपा लिया। इन्हें मुनासिब वक्त का इंतजार था। अब्दुल्ला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं बहुत परेशान थी। वो सर्दियों की खूबसूरत शाम थी। पार्क में हंसते खेलते बच्चों को देखते वक्त का एहसास न हुआ। मैं रोज इन बच्चों को यूं ही देखती थी। एक बच्ची मुझे मुस्कुराते देखकर हाथ हिलाने लगी और मेरी तरफ आ गई। वो अपनी जुबान में मुझसे पूछ रही थी कि मैं अकेली क्यों आती हूँ, और मुझे इसकी मासूम सवाल पर अब्दुल्ला याद आया जो मुझे तंग करने के बाद भी डटाई से कहता था तुम पागल हो। आज इसकी हालत पागलों जैसी थी। किसी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था कि मसला क्या है। एक दिन पता चला कि मैं हामला हूँ। मैंने सोचा अब्दुल्ला की ज़हनी हालत ऐसी है, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और फूफो मुझे सख्ती से मना कर चुकी थी कि निकाह का जिक्र नहीं करूंगी जब तक कि मैं ना कहूँ। उस दिन वो किसी रिश्तेदार के घर गई थी और मुझे फूफा ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुमने मेरे पागल बेटे पर इल्जाम लगाया है कि मेरी जिंदगी इनके पागल बेटे ने बर्बाद कर दी थी। पर यह बात कोई ना मानता क्योंकि वो पागल हो चुका था। माँ बाप ना थे इसलिए बहादुर नहीं रही। खानदान की नजरों और तानों के डर से घर से भाग गई और छुपकर कब्रिस्तान में माँ की कब्र के पास रहने लगी। रोज भीख मांग कर खाना खा लेती। जब 9 माह बाद मैंने वो कब्रिस्तान में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा रूह लरज़ कि इसके इर्द गिर्द रोजाना ही अजीब किस्म की बदबू फैल जाती। वो रोते रोते नीला हो जाता। मैं इसे चुप करवाते बलहलकान हो जाती। मेरी जिंदगी अजीब मुश्किल में फंस गई थी। मैं एक अच्छे खानदान और खाते पीते घराने की थी, लेकिन फकीरों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन मैं अपने बच्चे को दम करवाने ले गई। बाबा जी ने बताया कि कब्रिस्तान में रहने की वजह से बच्चे पे साया हो गया है। मुझे अब अपने बच्चे की खातिर वहां से निकलना था। मैं अब रोजाना इसे दम करवाने चाहती। एक दिन मैं किसी से टकरा गई। देखा तो वो कोई और नहीं मेरी फुफ्फो थी। मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और कहा तुम कहाँ थी, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुमने ये क्या हालत बना ली है। वो मुझे जबरदस्ती घर ले आई। मेरे फूफा मुझे देखते ही माफिया मांगने लगे कि इसने बहुत जुल्म किया। फुफ्फो ने सबको बता दिया था कि वो अब्दुल्ला का निकाह हुआ था मरियम से। इन्होंने कहा कि मेरे जुल्म की सजा मिली। अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टर ना उम्मीद थे। मुझे जब पता चला मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं गिले करती थी अल्लाह से, लेकिन ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैंने फुफ्फो से कहा कि मुझे अस्पताल ही ले चलें। इन्होंने मेरी बात मान ली। सभी वहाँ मौजूद थे और सब दुआ गो थे कि अब्दुल्ला जल्दी से ठीक हो जाए। रात तक सब वहीं रहे। फिर सबको फुफ्फो ने घर भेज दिया। मैंने मना कर दिया, मैं वहीं रुकना चाहती थी। डॉक्टर से मिलने पे पता
पता चला कि अब्दुल्ला के सर पर चोट लगी या अगर अगले कुछ घंटे में भी होश ना आया तो हो सकता है वो कोमे में चला जाए। मैं बहुत परेशान और दुआ भी कर रही थी उससे होश आ जाए, लेकिन मेरी आजमाइश अब बाकी थी। अब्दुल्ला कोमे में चला गया, सब सदमे में थे। मेरा ज्यादा वक्त वहीं गुजरता अब्दुल्ला को देखते और बातें करते। डॉक्टर्स ने बताया कि अब्दुल्ला सुन सकता है। मैंने उसे बताया कि इसका एक बेटा है जो बिल्कुल इसके जैसा है। हम दोनों का रिश्ता भी अजीब था। अब तक खुश नसीबी नहीं हुई थी, मिलने से पहले ही जुदाई मुकद्दर बन गई थी। मैं फिर से अब्दुल्ला के पास ही बैठ गई, उसे सारी आज की रूटीन सुनाई। उसे बताया कि उसका वाहिद नुकसान भी आज पूरा कर दिया। उसकी तस्वीर जो जानबूझ के तोड़ी थी दोबारा से फ्रेम करवा के लगवा दी है। इसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। मैं बातों में मसरूफ थी जब मुझे लगा अब्दुल्ला की पलकों ने हरकत की हो। फिर मुझे लगा कि इसका हाथ भी हिला है। मैं बेहद खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में जल्दी जल्दी से फूफो को आवाज दी। वो बाहर ही बैठी थी, जल्दी से आई और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हम सबको जिंदगी के नोवीद सुनाए कि अब्दुल्ला खतरे से बाहर है। मैंने खुशी से फूफो को देखा, इन्होंने भी मेरे सर पर हाथ फेरा और शुक्राने के नफल पढ़ने चली गई। कुछ देर बाद अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी और मुझे लगा कि जिंदगी लौट आई हो। अब्दुल्ला ने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और इस बार मैंने भी थामने में देर नहीं की। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर ने अब्दुल्ला को घर ले जाने की इजाजत दे दी। घर पर सब बेहद खुश थे। इसका सदका दिया गया, मदरसे के बच्चे को खाना भिजवाया गया। मैं कमरे में आ गई, फ्रेश होकर बहुत दिनों बाद अच्छी और पुरसकून की नींद ली। मगरिब के वक्त अलीना ने आकर जगाया। अब्दुल्ला भाई तुम्हारा 2 बार पूछ चुके हैं। मैंने कुछ देर में आने का कह दिया। कुछ देर बाद मैं अब्दुल्ला के कमरे के दरवाजे पर थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाऊं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, मैं हैरान रह गई। फूफो सामने खड़ी थी। मुझे देखकर पूछने लगी कि यहाँ क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। वो कहकर चली गई तो मैंने आहिस्ती से दरवाजा खोला। सामने अब्दुल्ला मुझे ही देख रहा था। देखते ही शुरू हो गया, तुम कहाँ गायब थी? तुम्हें एहसास भी है कि मेरी दवाई का वक्त है ना? तुमने मुझे खाने का पूछा। मैं हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात से इसे देख रही थी, लेकिन आज उसका बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने भी मुस्कुरा कर इससे कहा, तुम बोलते ही अच्छे लगते हो। खामोश अब्दुल्ला, वाकई अच्छा नहीं लगता। अब्दुल्ला पर किसी ने काला जादू करवा दिया था। जादू ऐसा था कि अब्दुल्ला की ज़हनी हालत खराब हो गई थी। बाद में किसी आमिल के पास गए तो जादू का असर खत्म हुआ था, लेकिन तब तक देर हो गई थी। अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया। इस ज़हनी हालत की वजह से इसने जानबूझकर गाड़ी एक ट्रक से दे मारी। मैं अब्दुल्ला का बहुत ख्याल रखती, रात और सुबह की दुआएं पढ़कर अपने बेटे और शौहर का हिसार बांधती। जब मैं मुख्तलिफ अयाज से इन बाप बेटे पर दम करती तो अब्दुल्ला बहुत खुश होता और कहता, तुम मेरे हर मर्ज की दवा बन गई। मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन तुमने दादा की खातिर ये रिश्ता जोड़ा और फिर किस्मत के खेल के हम पर यह आजमाइश आ गई और तुमने बहुत बुरे दिन देखे, फकीरों जैसी जिंदगी गुजारी। मैं जब सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है कि मेरी बीवी बच्चा कितनी अज़ियत से गुजरे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारा निगहबान नहीं बन सका, तुम्हारा मुहाफिज नहीं बन सका। मैंने कहा, उस वक्त तुम्हारी हालत खुद बहुत खराब थी तो तुम्हें तो पता नहीं था क्या हो रहा था तुम्हारे इर्द गिर्द, इसलिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझती। और फिर हो सकता है कि यह हमारी आजमाइश थी, हमें अल्लाह ने ऐसे ही मिलाना था। आज भी हम अक्सर बहुत लड़ते हैं, बहुत बार बहुत दिनों तक बात नहीं करते। मेरा बेटा बोलने लगा है, अब्दुल्ला उसे अपने साथ मिला लेता है। वो भी मुझे कहता है कि मम्मा आप अच्छी नहीं है, पापा से लड़ती हैं, और मैं भी उसे बाप का चमचा कहती हूँ। आज जिंदगी ने बहुत नवाजा है और मुझे लगता है ये सब आजमाइशों के बाद अल्लाह की तरफ से सिला है। जोड़े आसमान पर बनते हैं और यकीनन हमारा जोड़ा भी वहीं बना। अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं हम, और दुआ भी है कि हम इसे पूरे खलूस और वफा से निभाते रहें। मुझे अब्दुल्ला से और अपने बेटे से इतनी मोहब्बत है कि दिन में कितनी बार नजर उतारती हूँ। अब्दुल्ला की जो कज़न इस पर काले इल्म की तावीज करवाती थी, वो खुद अब ज़हनी मरीज़ा बन चुकी है। भाभीियों ने घर से निकाल दिया कि पागल है। मोहल्ले के किसी शख्स ने इसे पागल खाने में पहुंचाया। अल्लाह से डरना चाहिए। हम दूसरों का बुरा करते हुए सोचते नहीं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।